हमारी जो सीरीज की हिस्ट्री की 500 प्लस क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी बच्चों, उसमें मैं आज आप लोगों के लिए क्लास लेकर आया हूं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस गुप्त शासक को संगीत से विशेष प्रेम था? इसमें हमारे ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, सकंदगुप्त। जल्दी से कमेंट करके बताएं और इस क्वेश्चन का सही आंसर दें। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो बहुत अच्छा क्या रहा है, वीणा वादक रहा है। समुद्रगुप्त बहुत अच्छा क्या था, वीणा वादक था। और उसे उसके सिक्कों पर क्या बजाते हुए दिखाया गया है, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और सबसे पुराना वाद्य यंत्र भी कौन सा है भाई? सबसे पुराना वाद्य यंत्र, और सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। यह वही वीणा है जिसे संशोधित किया था अमीर खुसरो ने, और अमीर खुसरो ने ही सितार का भी आविष्कार किया था। समुद्रगुप्त जिसे भारत का क्या कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित करने वाले इस व्यक्ति का नाम क्या था? विंसेंट स्मिथ। यानी विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा? नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का क्या नाम था? हरिसेन। और हरिसेन की रचना का क्या नाम है? प्रयाग प्रशस्ति। क्या नाम है बच्चों? प्रयाग प्रशस्ति। इसी प्रयाग प्रशस्ति में हमें जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त की कौन सी योजना की? धरणी बंद की योजना की। कौन सी योजना की जानकारी मिलती है? धरणी बंद की योजना की जानकारी मिलती है। यानी कि भूमंडल को एक सूत्र में बांधना चाहता था, और भूमंडल को एक सूत्र में कौन बांधना चाहता था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का राज्य उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में नर्मदा, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ था। पूर्व में कहां तक फैला हुआ था? ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ था। समुद्रगुप्त का काल ही राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्तों में किसका काल कहलाता है? उत्कर्ष का काल कहलाता है। किसका काल कहलाता है बच्चों? उत्कर्ष का काल कहलाता है। उसके बाद अगर बात करना चाहें चंद्रगुप्त प्रथम की, तो गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक था। गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था भाई? चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही कौन से संवत की शुरुआत की थी? गुप्त संवत की शुरुआत की थी। और यह गुप्त संवत की शुरुआत उसने की थी 319-20 ईस्वी में। कब की थी? 319-20 ईस्वी में। और उसकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। और कुमार देवी से विवाह करने के कारण चंद्रगुप्त प्रथम को कहां का राज्य प्राप्त हुआ था? वैशाली का। फिर उसने कुमार देवी के नाम और समय के नाम वाली कौन सी धातु के सिक्के चलाए थे? रजत के। यानी कौन सी धातु? चांदी के सिक्के चलाए गए थे। क्लियर है? इसके अलावा बात करना चाहूं तो चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। महाराजाधिराज का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का राजा। उसके बाद अगर बात करना चाहूं ऑप्शन सी कुमारगुप्त की, कुमारगुप्त ने ही गुप्तों में गरुड़ की जगह सिक्कों पर किसका चित्र अंकित करवाया था? मयूर का। गुप्तों में सबसे ज्यादा जो अभिलेख मिलते हैं वो किसके मिलते हैं? कुमारगुप्त के। कुमारगुप्त के द्वारा ही कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ही ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय से आसपास के 55 देशों में कहते हैं उस समय विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। और नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है। इसके अलावा एक दूसरा और मशहूर विश्वविद्यालय था उदंतपुरी, जिसकी स्थापना करवाई थी पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने। इसके अलावा एक और विश्वविद्यालय था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी गोपाल के ही पुत्र धर्मपाल ने। उसके बाद अगर बात करना चाहूं सकंदगुप्त की, हुणों के आक्रमणों का सफलतापूर्वक मुकाबला करने वाला शासक कौन था? सकंदगुप्त। सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी किसने? सकंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? सकंदगुप्त। क्लियर है बच्चों? तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस मुगल सम्राट ने प्रसिद्ध तख्त ताउस या मयूर सिंहासन बनवाया था? जो मयूर सिंहासन का निर्माण किसके समय हुआ था बच्चों? शाहजहां के समय। किसके समय हुआ था? शाहजहां। शाहजहां का समय क्या रहा था? 1627 से लेकर 1658। और ये मयूर सिंहासन का ही दूसरा नाम क्या है? तख्त ताउस। और ये मयूर सिंहासन जो बनाया था, किसने बनाया था? बेबाडल खान ने। और इसी मयूर सिंहासन में कौन सा हीरा जड़ा हुआ था? कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। यह कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने भेंट किया था। किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने भेंट किया था। इसी मयूर सिंहासन को 1739 में करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला से ले गया। कौन ले गया बच्चों? नादिर शाह ले गया। कौन ले गया? नादिर शाह। और नादिर शाह 24 फरवरी 1739 को हुए करनाल के युद्ध में ले गया था। किससे छीन के ले गया था? मोहम्मद शाह रंगीला से। कौन? नादिर शाह। नादिर शाह जो कहाँ का आक्रमणकारी था? मिस्र का आक्रमणकारी था। इसके अलावा मुगलों में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसका समय कहलाता है? शाहजहां का। इसीलिए शाहजहां के समय को द्वितीय स्वर्ण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय स्वर्ण काल भी कहा जाता है। शाहजहां ने ही यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसाया था? शाहजहानाबाद। वही शाहजहानाबाद जिसे आज आप किस नाम से जानते हैं? पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। और इसी पुरानी दिल्ली में इसने कौन सा किला बनवाया था? लाल किला, जिसका दूसरा नाम है किला ए मुबारक। इसी लाल किले में इसने बनवाए थे दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम आदमियों के लिए, दीवाने खास आदमियों के। और इसी ने शाहजहानाबाद को अपनी क्या बनाया था भाई? राजधानी। यानी आगरा से राजधानी शाहजहानाबाद बनाने का श्रेय भी किसे दिया जाता है? शाहजहां को दिया जाता है। इसके अलावा अगर और बात करना चाहूं तो शाहजहां ने ही दिल्ली में कौन सी मस्जिद बनवाई थी भाई? जामा मस्जिद बनवाई थी। क्लियर? इसके अलावा अगर और बात करना चाहूं तो इसने आगरा में कौन सी मस्जिद बनवाई थी? मोती मस्जिद बनवाई थी। ठीक। शाहजहां का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था? 1628 में। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? किरण ए सानी की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? किरण ए सानी की उपाधि धारण की। शाहजहां था वो किसका पुत्र था? जहांगीर का। जहांगीर किसका पुत्र था? अकबर का। अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का। और हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का। क्लियर है बच्चों? यानी मुगल साम्राज्य का समय रहेगा 1526 से लेकर 1857। मुगल साम्राज्य का संस्थापक रहा है बाबर। बाबर के बाद हुमायूं, यानी बाबर का समय रहा 1526 से 1530। हुमायूं का समय रहा 1530 से 1540, 1555 से लेकर 1556, क्योंकि बीच में 15 वर्ष रहा सूरी साम्राज्य। फिर 1556 से लेकर 1605 तक का समय किसका रहा? अकबर का। 1605 से लेकर 1627 तक का समय किसका रहा? जहांगीर का। फिर 1627 से लेकर 1658 तक का समय किसका रहा? शाहजहां का। क्लियर? तो बात करते हैं अगले कुछ। वह स्थान जहाँ बाबर ने मस्जिद बनवाई थी, इसमें हमारे ऑप्शन है आगरा, बहरामपुर, जौनपुर, पानीपत। जल्दी से कमेंट करके बताएं और क्वेश्चन का सही जवाब दें। बाबर ने कहाँ पे मस्जिद बनवाई थी बच्चों? आगरा। जो बाबर
का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था? फरगना में, यानी मध्य एशिया की एक छोटी सी रियासत फरगना में जन्मा था। कौन? बाबर। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर अपने पिता की ओर से क्या था? तुर्क, यानी कि किसका वंश था? तैमूर लंका। और तैमूर लंका कौन सा वंश था? पांचवा। इसकी माँ का नाम था कुतलुग निगार खानम। यह अपनी माँ की ओर से क्या था? मंगोल, यानी किसका वंश था? चंगेज खा का। और चंगेज खा का कौन सा वंश था? 14वां। यानी बाबर में तुर्क और मंगोल दोनों के मिश्रण था। किसके अंदर था? बाबर के। तो बात करता हूँ 1494 में किसकी मृत्यु हो गई? उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई। और उमर शेख मिर्जा की मृत्यु होते ही कहाँ की गद्दी खाली हुई बच्चों? फरगना की गद्दी खाली। यानी मात्र 11 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना था। और फरगना का शासक कौन बना था भाई? बाबर बना था। कौन बना था? बाबर बना था। मात्र कितने वर्ष की आयु में? 11 वर्ष की आयु। क्लियर? उसके बाद जब ये शासक बना तो कौन सी उपाधि लेकर गद्दी पर बैठा था? मिर्जा की उपाधि गद्दी पर ले। यानी मिर्जा, जो कि कैसी उपाधि थी भी? पैतृक उपाधि थी। कैसी उपाधि थी? पैतृक उपाधि थी। फिर बाबर को लगातार उज्बेक, सफीवी वंश और उस्मानी वंश तंग करने लगे, इसलिए उसने अपना भाग्य आजमाने की सोची दक्षिण पूर्व एशिया में, यानी कि भारत में। तो भारत आने का निमंत्रण बाबर को एक नहीं, दो नहीं, कितने व्यक्तियों ने दिया था? 3। उन 3 व्यक्तियों में एक नाम आता है मेवाड़ के शासक राणा सांगा, पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी। तीसरा नाम आता है इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी। क्लियर है? उसके बाद अगर बात करना चाहूँ तो बाबर ने 1504 में कहाँ पर विजय प्राप्त की थी? काबुल पर। और काबुल को जीतते इसने 1507 में एक उपाधि ले ली, और वो किसकी उपाधि थी भाई? पादशाह की उपाधि ले ली। क्लियर? फिर इसने 1519 में बाजोर के कौन से दुर्ग को जीता? भेरा दुर्ग को। और भेरा दुर्ग पर ही इसने पहली बार किसका प्रयोग किया बच्चों? बारूद का प्रयोग किया। फिर इसने 20 अप्रैल 1526 को कौन सी लड़ाई लड़ी? पानीपत की पहली लड़ाई। इस पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के साथ ही आया हुआ था उसका बड़ा लड़का, यानी कौन? हुमायूं। और दूसरी तरफ था इब्राहिम लोधी। इस लड़ाई में इब्राहिम लोधी की हार, बाबर की जीत हुई। और इसी लड़ाई के बाद हिंदुस्तान से कौन से साम्राज्य का अंत कर दिया गया? यानी कि अफगान साम्राज्य, जिसका नाम था लोधी वंश, यानी दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया गया। और एक नए साम्राज्य की शुरुआत हुई। उस साम्राज्य का क्या नाम था? मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य के अगर बच्चों वंश की बात करना चाहूँ तो मुगल साम्राज्य के वंश का क्या नाम था? चांगताई वंश। यानी ये चांगताई वंश नाम दिया गया था चंगेज खा के दूसरे लड़के के नाम। तो बाबर का जो शासनकाल का समय रहा वो रहा 1526 से लेकर 1530। यानी बाबर ने मात्र कितने वर्ष शासन किया? 4 ही वर्ष शासन किया। तो इसमें पानीपत की इस लड़ाई में बाबर ने तोपों और बारूद का प्रयोग किया। तो हरियाणा में पहली बार बारूद का प्रयोग करने वाला शासक भी कौन था? बाबर। जो बाबर की तोपों का संचालन कर रहे थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। बाबर ने इस युद्ध में सैनिकों को सजाने के लिए भी एक पत्ती का प्रयोग किया जिसका नाम है तुलगमा युद्ध पत्ती। तोपों को सजाने के लिए भी एक विधि का प्रयोग किया जिसका नाम है उस्मानी विधि, रूमी विधि या रुमानी विधि। और यह लड़ाई जीतती बाबर ने एक एक चांदी का सिक्का ही बंटवाया काबुल में, और किसकी उपाधि ली? कलंदर की उपाधि ली। और कहा अब काबुल की गरीबी हमारे लिए नहीं। इसके बाद बाबर ने फिर 17 मार्च 1527 को लड़ा आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा का युद्ध। इस युद्ध में भी बाबर की जीत और राणा सांगा की हार हुई थी। और यह युद्ध से पहले जो राजपूत स्त्रियों ने क्या किया था बच्चों? जोहर किया था। क्या किया था? जोहर किया था। क्लियर है? और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने राजपूतों के सिरों की होली बनाई थी। और इस युद्ध से पहले बाबर ने एक नारा दिया था किसका? जिहाद का। जिहाद का अर्थ है इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए युद्ध। इसके अलावा मुसलमानों पर लगने वाले एक
तमगा नामक कर को भी समाप्त कर दिया था। और यह लड़ाई जीतते ही बाबर ने उपाधि ली गाजी की। गाजी का अर्थ होता है योद्धा एवं धर्म प्रचारक। इसके बाद बाबर ने 1528 में लड़ा कौन सा युद्ध भाई? चंदेरी का युद्ध। इस युद्ध में भी बाबर की जीत और मेदिनी राय की हार। क्लियर? और इस युद्ध में भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि ली। फिर 1529 में हुआ घाघरा का युद्ध। इस युद्ध में बाबर की जीत और महमूद लोदी की हार हुई। किसकी हार हुई भाई? महमूद लोदी की हार हुई। और इसके बाद 1530 में मृत्यु हो गई। और 1530 में किसकी मृत्यु हुई? बाबर की। बाबर को पहले दफनाया गया था कहाँ पर? आगरा। आगरा के कौन से बाग में? आराम बाग में। कौन से बाग में भाई? आराम बाग में। इसी आराम बाग का दूसरा नाम नूरे अफगान। ज्योतिर्मय विधि द्वारा बनवाया गया कौन सा बाग है? आराम बाग। फिर बाबर को दफनाया गया काबुल में, उस जगह पर जो जगह इसने अपने लिए पसंद की थी। और काबुल में बाबर का मकबरा बनवाया इसी के पोते यानी किसने? अकबर ने। बाबर के अलावा 2 और मुगल बादशाह है जिनके मकबरे बाहर से बाहर है। एक नाम आता है जहांगीर का और दूसरा नाम आता है बहादुर शाह द्वितीय का। जहांगीर का मकबरा लाहौर में, बहादुर शाह द्वितीय का मकबरा कहाँ पर है बच्चों? रंगून, बर्मा या म्यांमार बोल दीजिए। इसके अलावा अगर और भी बात करना चाहो तो बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी। इस बाबरनामा में बाबर ने कितने शासकों का वर्णन किया? 7 शासकों का वर्णन किया है, जिसमें 5 मुस्लिम शासक थे और 2 हिंदू शासक थे। इन 7 शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक उसने कहा है विजयनगर के शासक कृष्ण देव राय को। इसी बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने और अंग्रेजी में अनुवाद किया था श्रीमती बेब्रिज ने। क्लियर है बच्चों? वैसे आगरा शहर जो बसाया था वो आप सबको पता है सिकंदर लोदी ने बसाया था। कब? 1504 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दीन इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? इसमें हमारे ऑप्शन है बीरबल, मान सिंह, टोडरमल, जय सिंह। जल्दी से कमेंट करके बताएं और क्वेश्चन का सही आंसर दें। तो इसका हमारा आंसर क्या बच्चों? बीरबल। बीरबल का असली नाम क्या था भाई? महेश दास। क्लियर? अकबर ने 1576 में आगरा से 36 किलोमीटर दूर एक शहर बसाया जिसे नाम दिया गया फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी में उसने कौन सा दरवाज़ा लगवाया? बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा उसने लगाया था कहाँ पर विजय प्राप्त करने की खुशी में? गुजरात पर विजय प्राप्त करने की खुशी में। और गुजरात विजय के दौरान ही अकबर ने पहली बार दर्शन किए थे। किसके दर्शन किए थे? समुंदर के दर्शन किए थे। और यहीं पर उसने स्थापना की फिर इसकी इबादत खाना की। इबादत खाना यानी कि धर्म संसद, यानी अलग अलग धर्मों पर परिचर्चा करने के लिए। फिर अकबर ने 1582 में एक नए धर्म की स्थापना कर दी जिसका नाम था दीन ए इलाही। और दीन ए इलाही धर्म का ही दूसरा नाम है तौहीद ए इलाही। और तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल था बच्चों। और फिर अकबर ने 1583 में ही इलाही नाम का एक कौन सी इलाही नाम का एक क्या चलाया था? संवत चलाया था। उसके अलावा इलाही नाम का ही अकबर ने क्या चलाया था? सिक्का चलाया था। अकबर के दरबार में क्या रहे हैं बच्चों? नवरत्न रहे हैं। और अकबर के नवरत्नों में 3 तो आपके सामने बोर्ड पर है। एक नाम है बीरबल, मान सिंह, फैजी, टोडरमल, अब्दुल रहीम, खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, भगवान दास,
इसके अलावा अगर और बात करना चाहूँ, देखिए बीरबल आ गया, मानसिक आ गया, फैजी आ गया, टोडरमल आ गया, अब्दुल रहीम खाने खाना आ गया, मुल्ला दो प्याजा आ गया, भगवान दास आ गया। तो इसके बाद तानसेन जो बहुत अच्छा संगीतज्ञ था। क्लियर है बच्चों। इसके अलावा मान सिंह जो इसका सेनापति था, और लास्ट था इसमें आपका अबुल फजल जिसकी रचना है अकबरनामा। अबुल फजल की क्या रचना बच्चों? अकबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी को किसका संरक्षण प्राप्त था? इसमें हमारे ऑप्शन है अकबर, शेर शाह, जहांगीर, शाहजहां। जल्दी से कमेंट करके बताएं और क्वेश्चन का सही आंसर दें। इसमें हमारा सही आंसर बच्चों शेर शाह सूरी, यानी मलिक मोहम्मद जैसी ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? पद्मावत नाम के ग्रंथ की रचना की थी। जो पद्मावत में मेवाड़ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पादिनी की कहानी। इस कहानी में जो खलनायक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के कारण चित्तौड़गढ़ के किले में महारानी पद्मावती के नेतृत्व में उसकी 800 दासियों ने क्या कर लिया था भाई? जोहर कर लिया था। क्या कर लिया था? जोहर कर लिया था। और उसी पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? पद्मावत, जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने किसके समय की थी? शेर शाह सूरी के समय की थी। और शेर शाह सूरी कौन से साम्राज्य से रहा है? सूरी साम्राज्य से रहा है। सूरी साम्राज्य का समय रहा 1540 से लेकर 1555। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद। और शेर शाह सूरी ने एक ही बार में किसको मार दिया था? शेर को मार दिया था। इसी कारण बिहार के शासक बहार खान लोहानी ने उसे किसकी उपाधि दी थी बच्चों? शेर खान की उपाधि दी थी। क्लियर। फिर ये शेर खान की उपाधि लेते ही यह शेर शाह सूरी के नाम से क्या हुआ था? प्रसिद्ध। और इसी ने फिर 1539 में लड़ा था कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। इस चौसा के युद्ध में इसने किसको हराया था? मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था। यानी इसी लड़ाई में इसने पहली बार हिंदुस्तान से मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया था। और मुगल साम्राज्य का अंत करने वाला पहला शासक कौन है? शेर शाह सूरी। इस लड़ाई में कहते हैं हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गया था अपने घोड़े समेत। फिर एक हुमायूं की जान बचाई गई थी एक भिश्ती के द्वारा। फिर उसी भिश्ती ने कौन से सिक्के चलाए थे? चमड़े के सिक्के। क्योंकि हुमायूं ने भिश्ती की इच्छा के अनुरूप उसे एक दिन का शासक बनाया था। और शेर शाह सूरी ने इसके बाद शेर खान की उपाधि तो इसको पहले ही ली, वो भी ली, अपने नाम का खुतवा पढ़ाया, अपने नाम के सिक्के चलाए। फिर इसने 1540 में लड़ा बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। इस लड़ाई में भी शेर शाह सूरी की जीत और हुमायूं की हार हुई थी। और इसी लड़ाई के बाद हिंदुस्तान में कौन से साम्राज्य की स्थापना हुई थी? सूरी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। फिर 1545 में शेर शाह सूरी कहाँ का अभियान कर रहा था? कालिंजर का अभियान कर रहा था। इसी समय उक्का नामक अग्नि अस्त्र चलाते समय हाथ में विस्फोट हो जाने के कारण मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु होगी? शेर शाह सूरी की। और शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? 1545 में। और शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है बच्चों? सासाराम में। यह शेर शाह सूरी को ही कौन से रोड का संस्थापक कहा गया? जीटी रोड, यानी ग्रैंड ट्रैंक रोड। और ग्रैंड ट्रैंक रोड की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? शेर शाह सूरी के द्वारा करवाई गई थी। इसी ने चांदी का सिक्का एक चलाया था। और इसने चांदी का सिक्का कौन सा चलाया था? रुपया। इसी के समय सड़कों के किनारे बाजार भी विकसित हुए थे। इसी ने सड़कों के किनारे सरायों का भी निर्माण करवाया था। इसी ने भूमि को उत्पादकता के आधार पर 3 भागों में बांट दिया था, उत्तम, मध्यम और निम्न। क्लियर है बच्चों। इसके बाद ताजमहल का शिल्पी था। हमें बताना है ताजमहल का शिल्पी कौन था?
इसमें हमारे ऑप्शन है बच्चों उस्ताद ईसा, जगन्नाथ, नुसरत, जगदीश। जल्दी से कमेंट करके बताएं और क्वेश्चन का सही आंसर दें। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों उस्ताद ईसा, जिसका असली नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। ये ताजमहल जो हिंदुस्तान का ताजमहल जो विश्व के 7 अजूबों में गिना जाता है, कहाँ पर है? आगरा में। कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। ताजमहल एक सुंदर कब्र है, किस किस की भाई? शाहजहाँ और शाहजहाँ की पत्नी मुमताज महल की। क्लियर है? इसके अलावा जो पहली सेल्फी ली गई थी एक अंग्रेज के द्वारा ली गई थी, किसके साथ? ताजमहल के साथ। ताजमहल के नीचे कहते हैं विशेष प्रकार की लकड़ी लगी हुई, उस लकड़ी को नमी की जरूरत होती है और नमी मिलती रहती है उसे कौन सी नदी से? यमुना नदी से। ताजमहल पूरे रंग में कितने कलर, पूरे दिन में कितने रंग बदलता है? 3 रंग बदलता है। ताजमहल से अलग अलग देशों से मंगवा के पत्थर जड़वाए गए थे, जो अंग्रेजों के शासनकाल में इस महल से निकाल लिए गए। इसके अलावा अगर और बात करना चाहूँ उत्तर भारत के ताजमहल की, तो उत्तर भारत का ताजमहल कहलाता है हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था भाई? अकबर ने बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? दिल्ली में बनवाया था। और 4 बाग पत्ती का पहला मकबरा माना जाता है किसका? हुमायूं का मकबरा। क्लियर है? और हुमायूं के मकबरे में ही पहली बार किसका प्रयोग हुआ था? संगमरमर का प्रयोग हुआ था। और हुमायूं का मकबरा उत्तर भारत का क्या कहलाता है? ताजमहल कहलाता है। उसी प्रकार अगर बात करना चाहूँ दक्षिण भारत का ताजमहल, तो दक्षिण भारत का ताजमहल कहलाता है बीबी का मकबरा। दक्षिण भारत का ताजमहल क्या कहलाता है? बीबी का मकबरा। और ये बीबी का मकबरा बनवाया था बच्चों, किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। कहाँ पर? औरंगाबाद में। औरंगाबाद पड़ेगा आपका महाराष्ट्र में। और इसकी पत्नी का नाम क्या था? रबिया दुरानी। यानी इसने अपनी पत्नी रबिया दुरानी के लिए बनवाया था ये बीबी का मकबरा, जिसे ताजमहल की फूड नकल भी कहा जाता है। कौन से मकबरे को? बीबी के मकबरे को। और यही बीबी का मकबरा दक्षिण भारत का क्या कहला है? ताजमहल कहला है। उसी प्रकार अगर बात करना चाहें दिल्ली सल्तनत का ताजमहल, दिल्ली सल्तनत का जो ताजमहल है वो कौन सा महल कहलाता है? गुजरी महल कहलाता है। गुजरी महल जो कहाँ पे पड़ेगा? आपका हिसार में पड़ेगा। और यह महल किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बनवाया था भाई? फिरोज शाह तुगलक ने। उसी प्रकार अगर बात करना चाहूँ हरियाणा का ताजमहल, हरियाणा का जो ताजमहल है बच्चों वो कौन सा मकबरा है? शेख चिल्ली का मकबरा। कौन सा मकबरा? शेख चिल्ली का मकबरा। और शेख चिल्ली का यह मकबरा कहाँ पर पड़ेगा? आपका थानेश्वर में। थानेश्वर जो आपका पड़ता है कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र जिसे कहा जाता है सिटी ऑफ पार्क्स या धर्म नगरी या वैदिक सभ्यता का पालना। और यह बनवाया था किसने? दारा सिकों ने। और जो शेख चिल्ली थे वो आध्यात्मिक गुरु थे दारा सिकों के पिता, यानी किसके? शाहजहाँ के। ये आपको अलग अलग यानी हिंदुस्तान की ये ताजमहल जो अलग अलग जगह नाम, दिल्ली का अलग है, हरियाणा का अलग है, उत्तर भारत का अलग है, दक्षिण भारत का अलग है, संपूर्ण भारत का अलग है। मकबरे की स्थापत्य कला में 4 बाग व्यवस्था का प्रयोग भारत में किसके मकबरे में सर्वप्रथम मिलता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन है बच्चों हुमायूं। क्लियर? हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। कौन सी पत्ती का मकबरा है? 4 बाग पत्ती का मकबरा है। 4 बाग पत्ती क्या होती है बच्चों? 4 बाग पत्ती होती है, इस तरफ भी बाग, इस तरफ भी बाग, इस तरफ भी बाग, इस तरह बीच में ये मकबरा। और पहली बार जो संगमरमर का उपयोग हुआ था
और संगमरमर का प्रयोग पहली बार किसके मकबरे में हुआ था? हुमायूं के मकबरे में हुआ था। और हुमायूं का मकबरा ही कहलाता है उत्तर भारत का ताजमहल। जो सिकंदर लोदी का मकबरा है वो पहला बाग युक्त मकबरा पहला बाग युक्त मकबरा किसका बच्चों? सिकंदर लोदी का। और लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक रहा है सिकंदर लोदी, जो अपनी कुशल सैन्य व्यवस्था और गुप्तचर प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था, जिसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। और आगरा शहर की इसकी स्थापना करने के दो ही उद्देश्य थे। एक तो वो राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखना चाहता था, दूसरा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण रखना चाहता था। और उसने 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। उसके अलावा अगर बात करना चाहूँ गयासुद्दीन तुगलक, जो कि संस्थापक गयासुद्दीन खिलजी नहीं हुआ है बच्चों, गयासुद्दीन तुगलक हुआ है और जलालुद्दीन खिलजी अलग हुआ है। गयासुद्दीन का जो आपको माना गया है कौन से वंश का संस्थापक? तुगलक वंश का, जिसका समय रहा था 1320 से लेकर 1325। और जो गयासुद्दीन तुगलक, जिसका असली नाम था गाजी मलिक, जब यह बंगाल से लौट रहा था तो दिल्ली लौट रहा था तो रास्ते में अफगानपुर गांव में जूना खा महल जो लकड़ी का बना हुआ था उसके ढह जाने के कारण 1325 में दबकर इसकी मृत्यु हो गई थी। शेर शाह सूरी का समय रहा है बच्चों 1540 से लेकर 1545। उसी प्रकार हुमायूं का समय रहा है 1530 से लेकर 1540, 1555 से लेकर 1556। और उसी प्रकार सिकंदर लोदी का समय रहा है 1489 से लेकर 1517। क्लियर है बच्चों? तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन। शिवाजी के पिता कौन थे? इसमें हमारे ऑप्शन है बच्चों दादाजी कोंडदेव, पेशवा बालाजी राव, शाहजी भोसले, अर्णोजी भोसले। जल्दी से कमेंट करके बताएं और क्वेश्चन का सही आंसर दें। शिवाजी के पिता कौन थे बच्चों? शाहजी भोसले। यानी शिवाजी के पिता का नाम पूछें तो आएगा शाहजी भोसले। इसकी मां का नाम पूछे तो नाम आएगा जीजाबाई। इसके संरक्षक का नाम पूछे तो नाम आएगा दादाजी कोंडदेव। ठीक, इसके गुरु का नाम पूछे तो नाम आएगा समर्थ रामदास। इसके राज्याभिषेक करने वाले व्यक्ति का नाम पूछे वाला व्यक्ति, वो था काशी का मशहूर विद्वान जिसका नाम था गंगा भट्ट। यानी काशी के मशहूर विद्वान गंगा भट्ट ने शिवाजी का राज्याभिषेक। और शिवाजी को ही कौन से साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है? मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था भाई? शिवाजी। शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में पूना के शिवनेर किले में, और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1680 में। और शिवाजी ने ही महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया था। कहाँ के किले में? रायगढ़ के किले में। और रायगढ़ के किले में जब इसका राज्याभिषेक हुआ था तो इसने कौन सी उपाधि ली थी? छत्रपति की उपाधि ली थी। उसके अलावा गुरिल्ला युद्ध पत्ती का जनक कहा गया है। और गुरिल्ला युद्ध पत्ती का जनक किसे कहा गया है बच्चों? शिवाजी को कहा गया। शिवाजी के दो लड़के थे, बड़े लड़के का नाम था संभाजी और दूसरे का नाम था राजा राम। 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ, किसके बीच हुआ? इसमें हमारे ऑप्शन है अहमद शाह अब्दाली तथा मराठे, इब्राहिम लोदी तथा बाबर, एमू तथा अकबर, और अहमद शाह अब्दाली तथा नादिर शाह। जल्दी से कमेंट करके बताएं और क्वेश्चन का सही आंसर दें। यह हुआ था बच्चों अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। यह लड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1761। क्लियर? अहमद शाह अब्दाली और दूसरी तरफ थे मराठे। मराठों में भी
नेतृत्व करता मुख्य रूप से सदाशिव राव भाऊ, विश्वास राव और महला राव होलकर। इस लड़ाई में मराठों की हार और किसकी जीत हुई थी? अहमद शाह अब्दाली। कहते हैं इस लड़ाई में मराठों का इतना खून बहा था कि पास में खड़ा एक आम का पेड़ काला पड़ गया था और उसी स्थान को नाम दिया गया था काला अम्ब। एक व्यापारी ने कूटनीति में संदेश देते हुए उस समय के शासक बालाजी को बताया था कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें गुम हो गई, चांदी और तांबे की मोहरों की तो गणना ही नहीं की जा सकती। यानी कि कहते हैं लगभग 90,000 मराठे मारे गए थे। महाराष्ट्र का कोई ऐसा परिवार नहीं बचा था जिसने अपना कोई ना कोई न खोया हो। यानी मराठों को सबसे बड़ी सैनिक हानि हुई थी पानीपत की इस तीसरी लड़ाई में। उसके बाद अगर बात करना चाहूँ इब्राहिम लोदी और बाबर की, तो इन दोनों के बीच हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई। और ये पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 20 अप्रैल 1526 को। इस लड़ाई में बाबर की जीत और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। इसी लड़ाई के बाद हिंदुस्तान से लोदी वंश का अंत हो गया था। नियामतुल्ला के अनुसार दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध में मारा गया था वो कौन था? इब्राहिम लोदी। और इसी के साथ हिंदुस्तान से लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का हुआ अंत। तो लेकिन एक नए साम्राज्य ने भी जन्म ले लिया, उसका नाम था मुगल साम्राज्य, जिसका वंश था चांगताई वंश। फिर एमू और अकबर के बीच हुई थी 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई। और इस पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू की हार जबकि अकबर की जीत हुई। हेमू जिसका संबंध रेवाड़ी से था, जिसका असली नाम हेमचंद्र था, जिसके पिता का नाम पूर्णदास था। हेमू जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी और इतिहास का 14वां एवं अंतिम विक्रमादित्य कौन था भाई? हेमू। क्लियर है। 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। कौन बैठा था? हेमू। और दिल्ली पर शासन करने वाला एकमात्र हिंदू सम्राट कौन था? हेमू। इस लड़ाई में हेमू की हार नहीं होती अगर एक सामान्य सैनिक के द्वारा चलाया गया तीर हेमू की आंख पर नहीं लगता। और जब हेमू अपने प्रिय हाथी अवाई पर सवार था तभी एक सामान्य सैनिक ने तीर चलाया और तीर सीधा हेमू की आंख में आके लगा। हेमू हाथी के औंधे से सीधा नीचे गिरा और जब हेमू के सैनिकों ने देखा तो राजा हाथी पर नहीं है और यही बात उनके बीच अविश्वास का कारण बन बैठी और इसी कारण इस लड़ाई में हेमू की हार हुई। फिर हेमू को अली कुली खान ने पकड़ लिया और पकड़ के किसके दरबार में ले गया? अकबर के दरबार में। उसी अकबर के दरबार में हेमू की गर्दन काट दी गई। किसके द्वारा? बैरम खां के द्वारा। फिर अली कुली खां को नारनौल की जागीर दी थी, इनाम स्वरूप किसने दी थी? अकबर ने। इसके अलावा इस लड़ाई के विषय में इतिहासकारों ने कहा इस लड़ाई में अकबर की हार एक दैवीय संयोग थी जबकि हेमू का मरना एक दुर्घटना, यानी हेमू दुर्घटना में मारा गया। अगर हेमू इस लड़ाई में नहीं मरता तो हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और ही होता। तो ये पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हैं बच्चों। पहली लड़ाई 20 अप्रैल 1526 को, दूसरी 5 नवंबर 1556 को, तीसरी 14 जनवरी 1761 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा? इसमें हमारे ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। जल्दी से कमेंट करके बताएं और क्वेश्चन का सही आंसर दें। अकबर, यानी मुगलों के समय अकबर पहला शासक है जिसने साम्राज्य को किसमें बांट दिया? प्रांतों में। प्रांतों बोल दिया, सूबा बोल दो। और इसके समय सूबों की संख्या कितनी थी? 15। सूबे का प्रमुख कहलाता था निजाम। सूबे का प्रमुख क्या कहलाता? निजाम। और ये सूबे आगे बटे हुए थे भाई, किसमें बटे हुए थे? जिलों में। और जिले आगे किसमें बटे हुए थे? परगनों में।
परगनों का प्रमुख क्या कहलाता था? सिकदार। जिलों का प्रमुख क्या कहलाता था? फौजदार। और सबसे ज़्यादा जो सूबे थे बच्चों वो किसके समय थे? औरंगजेब के समय। और औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी? 20। क्लियर है। और अकबर के समय सूबों की संख्या कितनी थी? 15। और औरंगजेब ही वो मुगल शासक रहा है जिसने सबसे बड़े क्षेत्र पर शासन किया। यानी मुगलों में सबसे बड़े क्षेत्र पर शासन किसने किया? औरंगजेब ने। सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया? औरंगजेब ने। इसके अलावा सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार किसके समय थे? औरंगजेब के समय। सार्वजनिक रूप से हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया किसने? औरंगजेब ने। इसीलिए औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। औरंगजेब ने ही 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को जीता। औरंगजेब के खिलाफ ही 1669 में जाट विद्रोह, 1672 में सतनामी विद्रोह, 1675 में सिख विद्रोह और 1678 में राजपूत विद्रोह हुआ। और औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? 1707 में। औरंगजेब को कहाँ पे दफनाया गया? औरंगजेब को दफनाया गया संत बुरहानुद्दीन की कब्र के अहत्थे में, यानी कहाँ पर? दौलताबाद में। उसके अलावा सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का त्यारा भी कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब का जो समय रहा था वो रहा था 1658 से लेकर 1707। औरंगजेब का जो राज्याभिषेक भी हुआ था वो भी कितनी बार हुआ था बच्चों? 2 बार हुआ था। क्लियर। तो आज की हमारी इस सीरीज की ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है।